नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश एडिटर्स टॉक, इसमें आपका बहुत स्वागत है। और चुनाव के नतीजों का इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से, बेकरारी से। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे और ये नतीजे हमें बताएंगे कि किसकी बनेगी सरकार। मध्य प्रदेश में 2 ही क्लेमेंट्स हैं, 2 ही दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब देखना यह है कि जनता इनमें से किसका वर्ण करती है, किसको चुनती है। लेकिन उसके पहले बहुत सारी बातें हैं, चुनाव का विश्लेषण है, कैसे हुआ चुनाव, क्या रहे मुद्दे और इन मुद्दों का 17 नवंबर को हुए मतदान पर, मतदाता के मानस पर, मेंटालिटी पर क्या असर रहा। आज हमारी ये जो खास पेशकश है, इसमें हम इसी पर बात करेंगे और ये एक अलग तरह की बातचीत है जिसको बेशक मैं कह सकता हूँ कि इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन दी रीजनल टेलीविजन चैनल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये अपनी तरह की पहली पेशकश और कोशिश है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रीजनल टेलीविज़न की हिस्ट्री में। और मेरे साथ मेरे जो साथी हैं वो सारे एडिटर्स हैं जो चुनते हैं खबरों को महसूस करते हैं, खबरों को जीते हैं और उसी के साथ किसी ज्योतिषी की तरह तथ्यों के साथ, चुनाव के विश्लेषण के साथ ये अनुमान भी लगाते हैं कि आखिर ये जो मुद्दे उभरे हैं चुनाव के पहले, यानी मतदान के पहले, इनका मतदान पर और मतदाता पर क्या असर रहा है और कितना ये मुद्दे जो आए हैं, ये मसले जो आए हैं, ये चुनाव के नतीजों को तय करेंगे। क्योंकि अब जिन मसलों की बात होगी वो क्या तय करने जा रहे हैं, बात इसी पर होगी। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि क्या ये जो चर्चा हमारी है ये किन बिंदुओं पर केंद्रित होगी। तो ये आप ग्राफिक्स के सहारे भी आप देख सकते हैं कि किन 3 बिंदुओं पर हमारी ये बातचीत रहेगी। पहला मुद्दा आप देख रहे हैं, चुनाव का नैरेटिव सेट नहीं हो पाया, पूरे प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं बन पाया। क्या पहले ये दोनों चीजें सत्य हैं कि इस बार चुनाव का नैरेटिव, यानी चुनाव को जो एक ड्राइविंग सीट पर कोई मुद्दा ले जाता है, क्या ऐसा कोई मुद्दा नहीं था? वो भ्रष्टाचार हो, करप्शन हो, इनएफिशिएंसी हो। और दूसरा, क्या पूरे प्रदेश का एक टोटलिटी में कोई मुद्दा नहीं था? जैसे पिछले 2018 में किसान कर्ज माफी कांग्रेस के लिए एक मुद्दा था। तो क्या होगा? तीसरा मुद्दा ये बता रहा है कि क्या ये होगा इस चुनाव का नैरेटिव और यही चुनाव के नतीजों को सेट करेगा। और ये बात है कि क्या हितग्राहियों का रुख ही नतीजे तय करेगा, यानी जो बेनिफिशरीज हैं, जिनके लिए लाडली बहना है, जिनके लिए किसान कर्ज माफी है, जिनके लिए बिजली बिल हाफ है, जिनके लिए रोजगार की बात है, क्या यही वो लोग होंगे जो इस चुनाव को तय करेंगे? यानी क्या ये पूरा चुनाव हितग्राहियों के इर्द गिर्द ही होगा? तो पहले एक नजर डाल लेते हैं उन योजनाओं पर और उन हितग्राहियों की, यानी बेनिफिशरीज की संख्या पर जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, चलिए, तो ये हम बात कर रहे हैं उन हितग्राहियों की संख्या की जो चुनाव पर असर डाल सकती हैं, उनको प्रभावित कर सकती हैं। और उन योजनाओं की बात है, ये आपकी स्क्रीन पर है। देर आए दुरुस्त आए। कितने हितग्राही? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 9,19,000, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 4.15 लाख, लाडली लक्ष्मी की हम बात करें तो 46 लाख, किसान सम्मान निधि 80 लाख, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 11.19 लाख। तो ये स्क्रीन पर लगातार आप चीजें देख रहे हैं। जिन योजनाओं की बात काफी हुई है, उज्ज्वला 82 लाख, ये केंद्र सरकार की योजनाओं की बात कर लें। प्रधानमंत्री जन धन योजना 44 लाख, आयुष्मान कार्ड 3.62 करोड़ और इसमें 30 लाख का करीब मुफ्त इलाज है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 44 लाख, मछुआ क्रेडिट कार्ड 80 लाख, गरीब कल्याण में मुफ्त राशन 5 करोड़, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह 6.10 लाख, संबल योजना 5,25,000, संबल 2 जो है उसमें 20 लाख, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना 11 लाख, चरण पादुका योजना 15,20,000, तेंदुपत्रा संग्राहक परिवार और स्व सहायता समूह 4,50,000, वन अधिकार कानून 3 लाख को वन अधिकार पट्टा
देने की बात है। तो ये तमाम वो वायदे हैं, वो बातें हैं, ये बल्कि वो योजनाएं हैं जो हितग्राही मूलक हैं। अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के वायदों पर, क्या वायदे किए हैं, फिर हम अगली पार्टी के वायदों पर भी आएंगे। लाडली बहनों को मिलकर मिलेंगे 1,500 से 3,000 रुपए, 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, यानी लाडली बहनों का 3,000 हो जाएगा। और मुख्यमंत्री का यह भी दावा है कि लखपति बहना योजना भी हम ला रहे हैं। लाडली बहनों को मकान देने की भी बात है। 2,700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और 3,100 रुपए धान का समर्थन मूल्य, ये भी दावा है। 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन, बच्चों को फ्री एजुकेशन। तो ये तो बात हुई भारतीय जनता पार्टी की। अब आइए कांग्रेस के वायदों की तरफ आते हैं। आप देख रहे हैं लगातार ग्राफिक्स से हम आपको बता रहे हैं जिससे आपके जहन में क्लैरिटी रहे कि कौन कौन सी बातें हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, कांग्रेस का दावा। हर महिला को 1,500 रुपए महीना, कांग्रेस ने इसके पत्र भी भरवाए पूरे प्रदेश में। बिजली 100 यूनिट तक माफ और 200 का बिल हाफ। तो ये वो वायदे हैं। किसानों का कर्ज होगा माफ, यानी पिछली बार की जो बात थी वो इस चुनाव में भी है। और सबसे महत्वपूर्ण ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी पुरानी पेंशन योजना जो कर्मचारियों के लिए बड़ी लाइफलाइन मानी जा रही है, और इसका दावा कांग्रेस हर स्टेट में कर रही है। हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना का वायदा किया है। तो अगर इसको देखते हैं भाई साहब, तो ऐसा लगता है कि पीठ पर मुफ्त ही मुफ्त टंगा हुआ है और दनादन चल लिया है। और ऐसा लग रहा है कि दोनों, हमारा तो सर जिसको कहते हैं ना 5 उंगलियां घी में और सर जो है सीधे कढ़ाई में। तो भैया लोगों, क्या यही तय करेगा चुनाव? आज इसी पर बात करेंगे। अपनी टीम, हमारे जो एडिटर्स हमारे साथ हैं, जो खबरों को चुनते हैं, खबरों को समझते हैं, खबरों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, वो बड़ी व्यग्रता से अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत बड़ी अलग तरह की है। कोई भी किसी की बात कभी काट देगा, मजाक भी बना सकता है, तर्क के बहुत स्ट्रांग धरातल के साथ सामने भी आ सकता है। तो चलिए मिलिए, मेरे साथियों से मिलिए। अब मेरे साथ हैं मनोज सैनी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। बहुत स्वागत है मनोज आपका। हमारे साथ हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत, एग्जीक्यूटिव एडिटर, न्यूज़ कोऑर्डिनेटर, उनका बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं मनीष त्रिपाठी जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, और मेरे साथ हैं ललित जी, जो हमारे प्रमुख एंकर तो हैं ही, और साथ ही एक युवा एडिटर का दायित्व भी बराबर वो हमारे साथ निभाते हैं। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपकी दृष्टि बड़ी गंभीर होती है और आप बहुत गंभीरता से चीज़ों को देखते और समझते हैं। जरा समझाइए कि क्या ये चुनाव बेनिफिशियरी मूलक है? और आप में से कोई भी अगर असहमत हो शैलेंद्र जी की बात से तो तुरंत टोकिएगा, तुरंत बात को काटिएगा। शैलेंद्र जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ जी। देखिए शरद जी, जो मेरे 3 बिंदु हमने रखे हैं अपने कार्यक्रम में, मैं उसी के आसपास रहूंगा कि आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में कोई नैरेटिव सेट नहीं हो पाया। आपने कई चुनाव देखे हैं, मैंने भी कई चुनाव देखे हैं, हमारे सभी साथियों ने कई चुनाव देखे हैं, लेकिन चुनाव के आखिरी तक हम देखते थे, प्रचार अभियान जब खत्म होता था, कि कुछ ना कुछ नैरेटिव एक सेट हो जाता था और हमको अंदाजा हो जाता था कि इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी या इस लाइन पर चुनाव जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि आखिरी तक हम ये समझ नहीं पाए, एडिटर्स भी ये नहीं समझ पाए कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है, किस मुद्दे पर वोटिंग होने वाली है। और ऐसे देखें कि पूरा प्रदेश की स्थिति देखें तो एक कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो पूरे चुनाव को गाइड कर रहा था या पार्टियों ने उसको स्थापित करने में सफलता पाई हो, ऐसा लगता नहीं। तो अब बचता है हितग्राही, क्योंकि हितग्राहियों की बात काफ़ी हुई है इस चुनाव में, और बेनिफिशियरी स्कीम है जो उस पर दोनों ही पार्टियों का जोर था शुरू से। हालांकि चुनाव के कैंपेन के बीच में वो उस लाइन से हटती नहीं, खासतौर से बीजेपी थोड़ा इसमें कंफ्यूज जरूर नजर आई, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ। पहले मैं ये जानना चाहूंगा अपनी टीम से, शैलेंद्र जी, कौन सहमत है शैलेंद्र जी की बात से और कौन असहमत है? मनीष। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ शैलेंद्र जी की बात मनोज। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं समझा पाई, मैं भी डिफर ही करूंगा। आप जी, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा नैरेटिव सेट करने में कंफ्यूजन था, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें दोनों ही पार्टियों के लिए अलग अलग सेट हुआ। जैसे अगर लड़का कुछ अलग चीज डिटेल में, अभी तो बात हुई कि आप आंशिक रूप से सहमत हूँ, लेकिन कुछ शैलेंद्र जी आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं असहमति के तत्व की तरफ चलूंगा जी। इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अगर बेनिफिशियरी की बात होती तो सरकार बीजेपी की थी,
निश्चित रूप से वही बात करेगी। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र की योजनाएं हैं बड़ी बड़ी, और ऐसी 20 योजनाएं हमने गिनाई है और उनके हितग्राहियों की संख्या भी गिनाई है। और कहीं ना कहीं देखिए, शिवराज जी का आपने पूरा कैंपेन देखा होगा, और किसी नेता की मैं बात नहीं करता, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री की अगर बात करूं तो पूरा आप देखेंगे 1.5-2 साल से वो उसी पर थे। और चुनाव के 4-5 महीने पहले जब लाडली बहना की योजना आई तो उसका भी एक मकसद यही था। मनोज, आपकी जो पूरी सहमति नहीं है इस मुद्दे पर शैलेंद्र से, इसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं समझा पाई। जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मुझे तो लगता है कि पूरा चुनाव ही योजनाओं पर था, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री अपने मन से बात कर रहे थे, या शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे हैं, या संगठन के जो भी लोग बात कर रहे थे, मंच पर जाकर तो वही होता था कि 47 लाख हेक्टेयर में हमने खेती कर दी, या हितग्राहियों के लिए हमने लाडली बहना लेकर आ गए, 1,35,00,000 लोग महिलाओं के लिए हमने लाडली बहना का लाभ दे दिया। तो मुझे लगता है वो समझा पाया। और आप देखिए, अंतिम दौर का जो चुनाव था, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, 2-3 दिन जो बचे थे, चलिए मैं एक क्विक रिएक्शन लेता हूं मनीष जी का। मनीष, आपकी तरफ में आ रहा हूं, क्या कारण आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा ये भी इस चुनाव में एक फैक्टर है? कहीं ना कहीं ये चेहरों का भी चुनाव था। बात ये भी उठ रही थी कि चेहरा कौन होगा, कौन चेहरा आएगा, किस तरह के चेहरे होंगे। क्या आपको लगता है कि बेनिफिशियरी से ज्यादा महत्वपूर्ण चेहरे भी थे इस चुनाव में? बिल्कुल सर जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि बीजेपी ने जो है इस बार मोदी के चेहरे को सामने रख के चुनाव लड़ा। बीजेपी से कोई सीएम फेस नहीं अनाउंस हुआ, मोदी ही सामने थे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से चेहरा बिल्कुल क्लियर था कि कमलनाथ ही हमारे नेता हैं, और कमलनाथ ही, अगर हम जीतेंगे तो कमलनाथ ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है ये चेहरे की रेस में बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे रह गई कांग्रेस से। ये मेरा आकलन है इस चुनाव को लेकर। लेकिन डबल इंजन का नारा यूपी में था और मध्य प्रदेश में हम ये तो नहीं कह सकते कि चेहरा नहीं था। चेहरे में कहीं कोई समस्या थी, ऐसा तो नहीं लगता है। ललित, आपको क्या लगता है? चेहरा तो मुख्यमंत्री जी शिवराज जी का बराबर रहा, और पहले भी हमारी बात हुई है तो कहा यह गया कि चेहरा तो है। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार जोर एक कलेक्टिव लीडरशिप पर था बीजेपी में। जी बिल्कुल, कलेक्टिव लीडरशिप पर तो जोर था ही, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जाती रही है कि हम किसी भी तरह से मुख्यमंत्री का फेस सामने नहीं रखें। लेकिन वो, अगर हम केंद्र में बता रहे हैं कि हमारे साथ प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है, और लगातार आपने देखा ही होगा अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व सामने लाया गया, जानबूझकर लाया गया ताकि वो कलेक्टिव लीडरशिप दिखाई जा सके। लेकिन फिर वही कहेंगे ना, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। और ये बीजेपी की यही जो है एक टैग लाइन की तरह उन्होंने इसका यूज किया, और शायद देखेंगे वो चुनाव परिणाम उसका असर दिखाई देगा। समझता हूं कि बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत 5-6 बड़े चेहरे उतारे, और उनकी रणनीति ये थी कि कलेक्टिव लीडरशिप में जाएं, उसका फायदा मिलेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस पूरी रणनीति में कहीं ना कहीं एक उसका साइड इफेक्ट ये रहा कि शिवराज जी को लेकर थोड़ा सा, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक असमंजस बना। और देखिए, सीधे कनेक्ट होती है कोई भी हितग्राही योजना मुख्यमंत्री के फेस से, क्योंकि वादा मंच से मुख्यमंत्री करता है। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन एक पैदा हुआ कि जैसे कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया, उसने ये बात कहनी शुरू की थी कि शिवराज जी सीएम नहीं रहेंगे तो कौन लाडली बहनों को पैसे देगा। तो ये कांग्रेस की एक रणनीति रही। हालांकि उसको बीजेपी ने काउंटर किया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उतने अच्छे से वो काउंटर कर पाई इस चीज को। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कलेक्टिव के साथ साथ मनोज जी, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको कनेक्ट किया, लेकिन कांग्रेस अपनी योजनाएं बता पाने में शैलेंद्र जी वो पीछे छूट गई। देखिए, वो यदि नारी सम्मान लेकर आ रहे थे, जैसे हम हितग्राही मूलक योजना की बात कर रहे हैं, तो शिवराज जी तो बहुत क्लियर कह रहे थे कि लाडली बहना के भरोसे। आप देखिए, चुनाव के ठीक दिन, जिस दिन मतदान होना था, उस दिन भी वो लाडली बहना से मिलने पहुंचे थे। तो इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की बात करें, शिवराज की, वो अपनी बातों को मनोज जी, इसमें एक बात ये है कि सरकार जिसकी है, योजनाएं तो वही बताएगा ना। कांग्रेस वादे कर रही है, तो कांग्रेस ने अपने वादे क्लियर कर रखे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मतदाता इन तमाम चीजों को सोच रहा था? क्या मतदाता के जहन में ये सारी चीजें थी, या वो भी कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा, ये सोच रहा था कि भैया मैं तो अपने फायदे की बात सोचूं, मैं कहाँ इस पेच में पढ़ूं कि कौन सा चेहरा है, किनका चेहरा है, आगे जाके उस चेहरे के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। ललित, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मतदाता अपने अपने हित की बात सोच रहा था। और ये फिर बाद में जब विश्लेषण हुआ तो ये बात सामने भी आई कि एक, अगर मान लो एक परिवार में बेरोजगारी मुद्दा है, लड़के को नौकरी नहीं मिल रही है, उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। उसने एक पार्टी को शायद वोट दिया, लेकिन उसके ही घर में 2 बहनों ने किसी और पार्टी को वोट दिया, क्योंकि उनको उसका लाभ मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक ही परिवार में हमने ये, देखिए, विषय अलग अलग होंगे, लेकिन चेहरे के साथ साथ हितग्राहियों का अपना एक आकलन भी था। मनीष, क्या आप मानते हैं कि चेहरों के परीक्षण का चुनाव है ये?
नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लोकसभा के ठीक पहले मुझे लगता है बीजेपी ने एक और प्रयोग धर्मी अपनी स्टाइल के साथ मैदान में प्रधानमंत्री को फिर एक बार आजमाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में सक्सेस रहे, मैं ये भी नहीं कहूँगा हिमाचल कर्नाटक के नतीजे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन गुजरात में जो उनका खुद का गृह राज्य है धमाल किया उन्होंने, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से नारा है मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, तो मुझे लगता है ये चेहरों का परीक्षण का चुनाव ही, फिर मैं उस सवाल की तरफ आपको ले जा रहा हूँ, क्या उसी तरफ ये जाएगा या बेनिफिशरीज हितग्राही मूलक योजनाएं भी पुछल्ले की तरह अटकी रहेंगी? शरद जी, गुजरात का सिनेरियो बिल्कुल अलग था क्योंकि मोदी गुजरात से आते हैं, शाह गुजरात से आते हैं, तो वहाँ का प्रयोग अलग है। लेकिन जो चेहरों को लेकर मध्य प्रदेश में हुआ, वो कलेक्टिव लीडरशिप की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं इस लड़ाई में मुझे लगता है कि नुकसान हुआ, क्योंकि शिवराज जी को भले उन्होंने, मतलब बीजेपी ये कह रही थी कि हमने पीछे नहीं किया, शिवराज जी चेहरा, कई नेताओं ने कहा कि वही नेता होंगे, लेकिन कांग्रेस ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि वो पब्लिक तक पहुंचा। मनोज इसका एक बड़ा माकूल जवाब दे सकते हैं। मनोज, आप करीब 125 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में आप पहुंचे अपने बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम बहस गरम है के ज़रिए, और बड़ा लोगों ने सराहा, बहुत पसंद किया उसको, शुक्रिया हम व्यूअर्स का करेंगे। कैसे आपने देखा, लोग मोदी का चेहरा किस तरह से इंपॉर्टेंट था, और इसके साथ ही शिवराज जी डबल इंजन, कैसे देखा आपने दोनों चेहरों को? देखिए, दोनों चेहरे काम तो करेंगे शरद जी, लेकिन मैं कुछ जगह मनीष की बात से मैं सहमत हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी कोई अपना एक चेहरा सामने रखती, जैसे कांग्रेस का चेहरा बहुत क्लियर था, कमलनाथ का चेहरा है, यदि एक कोई भी चेहरा होता, ये बीजेपी का संगठन तय कर सकता था, जो भी चेहरा होता। मोदी का चेहरा है, लेकिन मोदी को लोग 2024 के लिए देखना चाहते, पर मध्य प्रदेश में हमारा नेतृत्व कौन करेगा, ये जनता के मन में थी ये बातें। और ये बात कांग्रेस ने उठाई भी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा और नेताओं ने कहा क्या कि मोदी आके प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कांग्रेस की तरफ से आया जवाब इस बात में। जी हाँ, मोदी मुख्यमंत्री था, ये भी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शायद लोग शिवराज सिंह चौहान, लेकिन क्या लोग इतने नासमझ हैं कि ये ठीक है, जुमलेबाजी के लिए ये शब्द ठीक है कि आप कह लीजिए, वो तो ऑलरेडी एक संवैधानिक महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो जाहिर है उनका चेहरा है, तो ये मजाक में या जुमलेबाजी में या पॉलिटिकल सटायर में तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा क्या दोनों का तड़का, शैलेंद्र आप सहमत हैं कि एक तरफ बेनिफिशियरी मूलक योजनाएं और दूसरी तरफ चेहरा, ये दोनों मिलकर ही निर्णायक होंगे इस चुनाव में? बिल्कुल, देखिए इसमें बीजेपी को थोड़ा सा संतुलन और बनाना था। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है मध्य प्रदेश में भी और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें कोई शक नहीं है, और उसका फायदा बीजेपी क्यों नहीं लेना चाहेगी, और उसने कोशिश की, लेकिन संतुलन बनाना था, क्योंकि जो बेनिफिशियरी स्कीम थी मध्य प्रदेश में, उसकी पल्स हम महसूस कर रहे थे। बहुत बड़ा वर्ग है हितग्राहियों की फौज का, और जिस तरह का व्यक्तित्व शिवराज सिंह चौहान का है और जिस तरह से वो पेश होते हैं, कनेक्ट करते हैं पब्लिक से, और वो उनकी योजनाएं बड़ी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका बज उतना नहीं हो पाया, उसका उतना शोर नहीं मच पाया। जैसे ही मोदी ऑब्वियसली जब इतना बड़ा नेता चुनावी मैदान में आएगा तो चर्चा उसी की होगी, और उस चर्चा में कहीं ना कहीं वो हितग्राही योजनाओं की उतनी चर्चा नहीं हो पाई। और ये बात शरद जी आपने देखा होगा, बीजेपी ने भी समझी, जब आखिरी सभाएं हुई केंद्रीय मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने बोलना शुरू किया, लाडली बहना की बात करनी शुरू की, शिवराज की मामा की छवि की बात करनी शुरू की। ये बात बीजेपी को समझ में आ गई थी, और बीजेपी हो सकता है उम्मीद कर रही हो कि ये इसका फायदा वो संतुलन बिठाने में कामयाब हुई हो, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि हुई है कि नहीं। लेकिन एक डर था शरद जी, मनोज जी मैं आता हूँ, आपका थोड़ा सा ऑडियो का विषय है, वो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। मनीष, ये मुझे समझाइए ज़रा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि उज्ज्वला योजना ने, ये इस 2022 के चुनाव नहीं, 2022 के पहले के चुनाव में उज्ज्वला ने वहाँ पर गैस सिलेंडर की ये जो योजना थी, इसने बड़ा ही लाजवाब काम किया था अगर हम बात करें बीजेपी के लिए। तो बेनिफिशरी मूलक, और अगर आपको याद होगा कि यूपीए 1 और 2 में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मनरेगा ने, तो क्या आप देखते हैं, मतलब फिर मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ कि क्या आप मतलब खारिज नहीं कर सकते हैं लाडली बहना को, या किसान कर्ज माफ़ी को, या फिर बिजली बिल हाफ को? जी बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते शरद जी, क्योंकि इससे जो योजनाएं हैं वो सीधे लाभ पहुंचाती हैं, चाहे किसान हो, चाहे हमारी बहनें हों, जो उनको सीधे लाभ पहुंचता है तो उसका असर तो होता है। लेकिन एक और चीज़ है मुझे लगता है, जो इस बार के मध्य प्रदेश के चुनाव में देखने को मिल रही थी, कि बहुत सारे ऐसे लोग मिले बातचीत के दौरान
जिन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन यार बहुत दिन हो गए, हम बदलाव चाहते हैं। एक ये नैरेटिव भी निकल के आया बीच में चर्चा जी में। जी जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। मनोज जी, एक क्विक रिएक्शन आपका मैं लेना चाहूंगा, इसके साथ ही फिर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। जी देखिए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को तो समझाने में सफल रही, लेकिन एक और बड़ा जो आप फील्ड की मुझसे बात कर रहे हैं, मध्यम वर्ग शरद जी हिसाब किताब कर रहा था। वो ये देख रहा था कि आपने सबको सब कुछ दे दिया, आपने जो बीपीएल कार्ड धारक है उनको तमाम तरह की योजनाएं दे दी, हम क्या करेंगे। और मुझे लगता है कांग्रेस इस बात को समझा पाने में भीतर ही भीतर, देखिए कांग्रेस ने इस बार दो तरह के काम किए। एक तो भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन के साथ बूथ की जो मजबूती या कार्यकर्ताओं की मजबूती के साथ काम करती थी, उसी लाइन को कांग्रेस ने भी पकड़ा था, और इसलिए चुनाव बड़ा तकरार का हो गया। इसमें वजह है दोनों के संगठन कम भी काम किए। जी बिल्कुल। देखिए, एक चीज को हम और नजरअंदाज कर रहे हैं, कंक्लूड करते हुए मैं कहूंगा संगठन का इन्वॉल्वमेंट। किस पार्टी ने कैसा चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है, बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्यों छोड़ेगी, 5 साल का चुनाव है। और मैं फिर कहूँगा कि पता नहीं क्यों मेरी जो गट फीलिंग है वो कह रही है कि इस चुनाव के नतीजों को लेकर अभी बहुत बढ़ चढ़कर बोलने की स्थिति में कोई नहीं है, क्योंकि बहुत ही अलग मिजाज का चुनाव है, बहुत ही टफ चुनाव है। पड़ला कभी किसी का भारी दिखता है, किसी का भारी दिखता है। तो हम लोग कई बार ऐसा लगता है कि मछली पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं कांटा डालकर, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन मतदाता अपना मानस सेट कर चुका है और 17 को अपना मन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर चुका है। 3 दिसंबर का इंतजार करते हैं साहब धैर्य से, लेकिन रोज विश्लेषण के सिरों के साथ अलग अलग इस चुनाव से जुड़े हुए आपके सामने आते रहेंगे। अपनी टीम का मैं ललित जी, मनीष जी, शैलेंद्र जी, मनोज जी, आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे इस एडिटर्स टॉक में। फिलहाल हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।